हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जो चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का हमने शुरू किया था, उसके दो टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। पार्ट नंबर 3 उससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने लैंड रिसोर्सेज और सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात की थी। पार्ट 3 में हम वाटर रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो वाटर रिसोर्स से हम शुरुआत कर रहे हैं। वाटर इज ए वाइटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स उसको बोलते हैं जिसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है। और नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि वाटर है वो हमें नेचर से प्राप्त होता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ की जो टोटल सरफेस है, जो टोटल सरफेस एरिया है, उसका 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। इसीलिए हम जो अर्थ है, अर्थ को हम वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। पूरी अर्थ के ऊपर जो टोटल सरफेस एरिया पे 3/4 पार्ट पे वाटर है, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में वाटर सेक्रेसी यानी लोगों के पास हमारी डेली लाइफ में हम देखें कि पानी की बहुत कमी है। तो उसका जो बेसिक रीज़न है वो रीज़न ये है कि इस 3/4 पार्ट में मान लीजिए 100 लीटर हम पानी मान के चलें, तो उस 100 में से 97.3 लीटर पानी है वो ओशियंस के अंदर है। और ओशियंस का जो वाटर है वो सलाइन होने के कारण ह्यूमन बींग्स के यूटिलाइजेशन के लिए फिट फॉर नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो टोटल वाटर बचता है, टोटल वाटर का केवल 2.7% पार्ट है वो ही ह्यूमन बींग्स के काम आ सकता है। अब इसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2.7% का भी 70% पार्ट है वो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के रूप में है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स के ऊपर है, जिसको कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम फाइनली देखें तो केवल 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़। यानी कि यदि 100 लीटर पानी हम मान के चलें तो उसमें से केवल 1 लीटर पानी ऐसा है जो कि ह्यूमन बींग्स अपने यूज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए 1 लीटर भी मोर देन एनफ है, लेकिन फिर भी पानी की कमी है। तो उसका कुछ रीजन्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस 1% में कौन कौन से वाटर रिसोर्स शामिल हैं? वो हमारे ग्राउंड वाटर जो कि वेल्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं, हमारा सरफेस वाटर जो कि रिवर्स और लेक्स में है, और साथ ही एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, ये सारा मिलकर 1% को कवर करते हैं। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द फ्रेश वाटर इज़ द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन दी अर्थ। इसलिए जो ताज़ा पानी है, जो फ्रेश वाटर है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए काम में आ सकता है, वो हमारी अर्थ के ऊपर सबसे कीमती सब्सटेंस माना जाता है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड और नॉट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी अर्थ। जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो अर्थ में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम इस टोटल ऑफ वॉल्यूम वाटर को ना कम कर सकते हैं और ना ही इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू बी वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियन, द एयर, द लैंड एंड द बैक अगेन। ये सारी चीज़ें हमने 7th क्लास में वाटर साइकिल में पढ़ी थी। हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। वाटर साइकिल में आपको पता है कि जो सरफेस के ऊपर जो भी रन ऑफ वाटर होता है, उसको हीट के कारण, जो सन से जो हीट आती है उसके कारण इसका एवापोरेशन होता है, इससे वाष्प बनती है। एवापोरेशन होकर ऊपर जाकर ये कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा क्लाउड्स को बनाता है, और क्लाउड से रेनफॉल होता है, और रेनफॉल से दोबारा अर्थ के ऊपर आता है। तो इस प्रकार से एक पूरा साइकिल चलता है जिसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। ये दोबारा से वाटर साइकिल की जो सरफेस के ऊपर वाटर है उसका एवापोरेशन हुआ, एवापोरेशन से कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से दोबारा से रेनफॉल हुआ, और ये वाटर साइकिल कंटिन्यू रहता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्स है वो कांस्टेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा भी इतनी है, 1% टोटल वॉल्यूम है जो कि हमारे काम के लिए, और उसके बारे में भी हम बोलते हैं कि वो मोर देन एनफ है। तो फिर वाटर की कमी कहाँ है, हमें उसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है? क्यों स्कूल्स में जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे सेव वाटर लिखा रहता है? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो 1% वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी हमने बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है। तो इसलिए हमें वाटर की कंजर्वेशन की आज ज़्यादा ज़रूरत है। इस 1% वाटर में हमने एक तो इसको ओवर यूज़ किया है, और दूसरा हमने इसको पोल्यूट कर दिया है। तो पोल्यूटेड वाटर है वो फिर दोबारा से हमारे ह्यूमन बींग्स के किसी यूटिलाइजेशन के लिए नहीं रहता है। तो इसलिए वी शुड हैव टू कंजर्व इट। इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। डिस्चार्ज ऑफ, अब ये पोल्यूशन कैसे हो रहा है? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पोल्यूट्री ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स। जो वाटर में जो कंटामिनेंट्स हैं उसका मेजर रीज़न है वो इंडस्ट्री से आने वाला पोल्यूशन है। साथ ही जो हमारी जो सीवरेज है, उस सीवरेज से जो सीवरेज का जो पूरा वेस्ट है, या तो उसको ट्रीट नहीं किया जाता है, या उसका बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के उसको वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वाटर वो लगातार पोल्यूट होता रहता है, जिसके कारण पानी के अंदर बहुत सारे नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड मिक्स हो जाते हैं,
जिसके कारण ये ह्यूमन बींग्स के यूटिलाइज करने के किसी भी काम में नहीं रह पाता है। तो इसलिए हमें वाटर रिसोर्स को कंजर्वेशन करना है। ये देखिए यमुना रिवर की पिक्चर है, दिल्ली के पास बहती है, एकदम से ब्लैक हो चुकी है क्योंकि इसमें दिल्ली के आसपास और दिल्ली का जो जितना भी जो सीवरेज से जो पानी जाता है, साथ ही जो इंडस्ट्रियल से जो भी आउटपुट इसमें है वो डायरेक्ट वैसे ही बिना किसी ट्रीटमेंट के इसके अंदर मिक्स होता रहता है। अगला हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर्स स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेस अंडरग्राउंड वाटर। जो फॉरेस्ट और जो वेजिटेशन कवर है वो हमारे लिए सबसे अच्छा काम ये करता है कि जब भी रेनफॉल होता है तो रेनफॉल से जो वाटर का जो फोर्स होता है उस फोर्स को वो रोकने का काम करता है, जिससे कि जो वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सके। तो इसको हमें कंजर्वेशन करने के लिए जो दूसरा तरीका हम अपनाते हैं वो है वाटर हार्वेस्टिंग का। आप सब जानते होंगे वाटर हार्वेस्टिंग में सिंपल सा है कि जो रेनफॉल का जो पानी होता है उसको बिल्डिंग से एक पाइप्स के द्वारा नीचे ग्राउंड पे लाया जाता है और ग्राउंड से फिर उसको जो लैंड होता है उसके अंदर कनेक्ट किया जाता है ताकि जो लैंड वाटर रिसोर्स है वो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सके। दूसरा तरीका है कि हम जो इरिगेशन में जो वाटर का मिस यूज़ करते हैं उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है जो कैनाल्स के अंदर जो सीपेज होता है, मतलब जो लीकेज होता है, उस लीकेज के द्वारा पानी को कम से कम लीकेज रोकने के लिए उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। कैनाल्स का स्प्रिंकल्स का इफेक्टिव रूप से यूटिलाइज किया जाए ताकि जो एवोपरेशन के द्वारा जो पानी की हानि होती है उसको रोका जा सके। ड्राई रीजन में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर एवोपरेशन की रेट भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हमें कुछ और डिफरेंट टाइप की इरिगेशन मेथड्स को अपनाने का ज़रूरत है, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, या ट्रिकल इरिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये हम पिक्चर्स में देखते हैं। ये देखिए स्प्रिंकल वाला मेथड, तो स्प्रिंकल वाले मेथड से आप कम पानी से ज़्यादा दूरी तक इरिगेशन कर सकते हो। जो ड्राई रीजन होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा होता है वहाँ पर एवोपरेशन को रोकने के लिए हम स्प्रिंकल के बजाय इस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये पाइप्स हर प्लांट्स के साथ जुड़ी होती हैं और इनमें जहाँ जहाँ प्लांट का वो रूट्स होती हैं वहाँ पे इस पाइप के अंदर एक होल होता है जिसमें ड्रिप के द्वारा यानी एक एक बूंद के द्वारा पानी को सीधा पेड़ों की प्लांट्स की जड़ों में पहुँचाया जाता है, जिससे कि कम पानी में एक बड़े इलाके में इरिगेशन किया जा सकता है। ये देखिए यदि हम डायरेक्ट बिना किसी इस प्रकार के मेथड के प्लांट एग्रीकल्चर में इरिगेशन करते हैं तो ज़्यादातर जो पानी होता है वो एवोपरेट होकर चला जाता है और उस पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अगला है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरोजन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, जिसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। 7th क्लास में इसको भी हमने पढ़ा था। तो बायोस्फीयर में जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम वो होता है जिसमें चाहे वो एनिमल्स हो, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो या नेचुरल वेजिटेशन हो, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनसे हमें टिम्बर मिलता है। ये प्लांट्स हम एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, साथ ही प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे ब्रीदिंग के काम आता है। इसके अलावा ये जो सॉइल होता है उसकी ग्रोइंग, उसके ऊपर जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो होती हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ के अंदर आपके एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ से हमें जैसे मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स, वूल्स, ये सारी चीज़ें हमें वाइल्ड लाइफ एनिमल से मिलती हैं। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ में छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े से बड़े एनिमल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि बी है, जो मधुमक्खी है, वो हमें हनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनके पॉलिनेशन का काम करती है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स, जो कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं जो कि डीकम्पोजर्स का काम करते हैं इकोसिस्टम में। जैसे इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपके वल्चर्स का। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एट द डीकम्पोजर्स एज वेल। वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन द डेड लाइव स्टॉक इज ए स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लिंजर ऑफ द एनवायरनमेंट। जो वल्चर्स होते हैं वो जो भी डेड बॉडीज होती है उन सबको खाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं, और जो डेड बॉडी होती है उसको डीकम्पोज करने का भी काम करते हैं, जिससे कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। 6th क्लास में हमने पढ़ा है। पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट, सेकंड है आपका ग्रासलैंड्स और थर्ड आपका सब्स। तो एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। तो जैसे ही मॉइस्चर कम होता जाता है वैसे किसी भी पेड़ की साइज और उसकी डेंसिटी वो भी कम होती जाती है।
इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फ्रॉम द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है यानी जहाँ पर रेनफॉल ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, वहाँ पर नॉर्मली ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट होता है। और साथ ही ग्रासलैंड्स में जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट है वो बहुत ही छोटी होती है। और जो ड्राई रीजन होते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही लो होता है वहाँ पर थोड़ी सब्स और स्कब्स ग्रो होती हैं, यानी जो कंटीली झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उस टाइप की, जो जैसे कैक्टस होता है इस टाइप के प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ वहाँ पे देखते हैं। जो ड्राई रीजन होते हैं वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही डीप होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड होती है लैंड के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कम होता है, इसलिए प्लांट्स मॉइस्चर को गेन करने के लिए उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत लंबी होती हैं। साथ ही उनकी पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे वो अपने वाटर को मॉइस्चर को बचाने के लिए ज़्यादातर पत्तियों की जो हाइट साइज़ होती है वो छोटी होती है। साथ ही पत्तियों की सरफेस के ऊपर वैक्स होता है जिससे कि वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा होने वाली पानी को बचा सकें। अब हम जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो नॉर्मली कोल्ड पोलर रीजन में पाया जाता है, जिसमें मॉसेज और लिंचेज शामिल होते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स, सब्स। और उसके बाद फॉरेस्ट को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। ये 6 क्लास में हमने 6 डिफरेंट कैटेगरी पढ़ी है हमने। ग्रासलैंड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड। और डेजर्टिक सब्स को करें तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स और टुंड्रा रीजन्स जो कि पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ये आपका ड्राई रीजन है, एक जो डेजर्टिक पार्ट है। ये जो स्पेशल फॉरेस्ट आप देख सकते हो तो ये हमारे इंडिया में यदि आप जाओ तो गोवा में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर इस प्रकार के ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। इनकी जो इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो रूट्स हमेशा पानी के अंदर रहती हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डिसिडियस डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। जो फॉरेस्ट है उनको नॉर्मली जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इनको एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट में डिवाइड करते हैं। और ये डिवीजन डिपेंड करता है कि वो अपनी पत्तियों को कब गिराते हैं। नॉर्मली जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको एवरग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी पत्तियों को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीजन में नहीं गिराते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। लेकिन जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो दे शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो मॉइस्चर का जो लॉस होता है उसको बचाने के लिए डेसिडियस फॉरेस्ट है वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो अलग अलग लैटिट्यूड्स में इनकी जो लोकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इनको आगे फर्दर क्लासीफाई करना होता है। हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये दोबारा से टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, देयर आर 6 टाइप्स, अगेन 6 टाइप्स। ये आपकी जो पिक्चर है ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट की पिक्चर है, देखिए नीचे पूरा सरफेस भी एकदम से एवरग्रीन है। ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये पर्टिकुलर वो फॉरेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स है उनको सेड आउट कर देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है। जब प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर्स, टी सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिनमें से कुछ तो ह्यूमन मेड रीजन है और कुछ नेचुरल रीजन हैं जिनके कारण लगातार जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो समाप्त हो रहे हैं। One of the major concern it is the increasing incidents of poaching that result in a sharp decline in the number of particular species। जो पोचिंग जो अवैध रूप से जो शिकार किया जा रहा है उसके कारण वाइल्ड लाइफ की कई सारी स्पीसीज हैं जिनकी संख्या या तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है या उनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। अब जो एनिमल्स का जो पोचिंग किया जाता है, एनिमल्स का जो शिकार किया जाता है उसका डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि एनिमल्स की जो स्किन होती है, उनके नेल्स होते हैं, टीथ्स होते हैं, हॉर्न्स जो सींग वगैरह होते हैं, उन सब का इलीगल रूप से ट्रेड किया जाता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो हमारी सरकार है, भारत सरकार ने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कई प्रकार के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज ऑल्सो नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। अवेयरनेस प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा कई सारे चलाए जाते हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। स्कूल्स में वन महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है टू एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। वन महोत्सव का जो प्रोग्राम होता है उससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाती है ताकि वो फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसोर्सेज को बचाने में जागरूक हों। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड।
एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है साइट, जिसके द्वारा बहुत सारी लिस्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें उन सारी स्पीशीज का नाम दिया जाता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। पेड़ पौधों और एनिमल्स को बचाना हर जो सिटीजन है उसका एक नैतिक दायित्व है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एरिया में बड़ा होता है और उसमें जो कोर जोन होता है, उसका जो सबसे अंदर वाला कोर जोन होता है उसमें किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। कोर जोन के बाहर जो बफर जोन होता है, बफर जोन में टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को अलाउड किया जाता है। उसके बाद जो ट्रांजिशनल जोन होता है वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर की एक्टिविटी अलाउड होती है। और ट्रांजिशन जोन के बाद जो आउटर जोन होता है वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड होता है। इससे हम तीनों का डिफरेंस समझ सकते हैं। नेशनल पार्क हैं वो किसी एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए टाइगर्स के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं या एलिफेंट्स के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। मतलब कि नेशनल पार्क में किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को सेफ रखने के लिए बनाया जाता है। जो सेंचुरीज होती हैं उन सेंचुरीज में ज़्यादातर जो सेंचुरीज होती हैं वो जनरली स्पीसीज ओरिएंटेड होती हैं, जैसे कि सीट्रस, पीचर प्लांट, ईटीसी। तो सेंचुरीज में वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जो आपके नेचुरल वेजिटेशन होता है उसकी स्पीसीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो इकोसिस्टम ओरिएंटेड होता है, उसमें पूरे इकोसिस्टम से रिलेटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सेव करने के लिए इनको बनाया जाता है। नेशनल पार्क है उसका एरिया होता है वो कम होता है, उससे बड़ा इलाका सेंचुरी का होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया सबसे इन दोनों कंपैरिजन में और भी ज़्यादा होता है। नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है वो लेजिस्लेशन के द्वारा, एक कानून के द्वारा फिक्स की जाती है। सेंचुरीज में जो बाउंड्रीज होती हैं वो इस प्रकार से फिक्स नहीं की जाती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में भी कानून के द्वारा बाउंड्री को फिक्स किया जाता है। जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें बफर जोन को छोड़कर कहीं भी किसी भी प्रकार के ह्यूमन इंटरफेयर को अलाउड नहीं किया जाता है। सेंचुरीज में परमिशन के साथ ह्यूमन इंटरफेयर अलाउड होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व में भी जो बफर जोन को छोड़कर और कहीं भी जो इनर जोन है वहाँ पे किसी प्रकार के ह्यूमन इंटरफेयर को अलाउड नहीं किया जाता है। नेशनल पार्क में भी टूरिज्म को परमिट किया जाता है, सेंचुरीज में भी टूरिज्म परमिटेबल होता है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसका जो इनर कोर होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की टूरिज्म एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। आपको चैनल पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।